मैंने करंटली जो बुक पढ़ना शुरू किया उसका नाम है व्हाई नेशंस फेल। ये बुक बुनियादी तौर पे जिन्होंने लिखी है ऑथर का नाम है डेरन एसीमोग्लू और को ऑथर हैं जेम्स रॉबिन्सन। डेरन एसीमोग्लू जो है वो बेसिकली तुर्किश अमेरिकन है और इकोनॉमिस्ट है और एमआईटी में पढ़ाते भी हैं। तो मैंने ये सोचा कि जिस तरह मैं इस किताब को पढ़ता जाऊंगा उसी तरतीब के साथ जो इसमें आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए हैं मैं उनको उसी तरतीब के साथ वीडियो सीरीज़ के अंदर एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो अभी पहली एपिसोड में आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि इस बुक का बेसिकली सब्जेक्ट क्या है और ये बुक बयान क्या करती है। तो इसके प्रेफेस के अंदर ऑथर ने खुद ही डिस्क्राइब कर दिया है और वो ये कहते हैं कि बुनियादी तौर पे मेरी किताब ये एक्सप्लेन करती है कि जो अमीर मुल्कों के लोग हैं और जो गरीब मुल्कों के लोग हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में और उनकी इकोनॉमिक इनकम के अंदर इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है, ह्यूज डिफरेंसेस क्यों हैं। कहीं पे तो हमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस नज़र आते हैं, मे बी कनाडा और अमेरिका को कंपेयर करें या ब्रिटेन और फ्रांस को कंपेयर करें या ब्रिटेन और इटली को कंपेयर करें। लेकिन अगर आप अमेरिका और सोमालिया को कंपेयर करें या अमेरिका और इजिप्ट को कंपेयर करें तो वहाँ ह्यूज डिफरेंसेस हैं। तो ये क्यों है, इसकी वजह क्या है, ये बुनियादी तौर पे इस बुक का जो है वो टॉपिक है या आप कह लें कि इसका मेन थीम है। अब जो इसकी वजह वो बयान करते हैं, जितनी मैंने किताब पढ़ी है और जितनी मुझे उनकी बात से समझ आई है, वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ये डिफ़ाइन करते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक आउटपुट को, कि उसके अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है या नहीं है या कितनी है। तो वो इन दो चीज़ों पे मैटर करती है। तीसरी चीज़ भी इन्होंने डिफ़ाइन की है, लेकिन उससे पहले मैं पहली दो इन चीज़ों पर बात करता हूँ। डैरन ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिफ़ाइन करेंगे पॉलिटिकल प्रोसेसेस और पॉलिटिकल प्रोसेस डिफ़ाइन करेंगे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। तो अगर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि आपको प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी नहीं दे रहे कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑन कर सकते हैं, या आपको ऐसी सहूलियात नहीं दे रहे कि आप अपना टैलेंट, अपनी एजुकेशन, अपनी एम्बिशन, अपनी इंजेन्युइटी को यूज़ कर सकें और मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ में ऐड कर सकें, तो वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो होंगे उनको इन्होंने एक टर्म यूज़ किया, एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। तो वो ऐसे मुआशी इदारे हैं जो कि रीज़न है कंट्री के फेल होने का। अच्छा, अब जो सियासी इदारे हैं वो लोग बनाएंगे और जब लोग सियासी इदारों को बनाएंगे तो वही प्रोसेसेस को डिफ़ाइन करेंगे, पॉलिटिकल प्रोसेसेस को। अगर 4-5 लोग हैं, कुछ कंट्री के एलीट हैं, जैसे इजिप्ट की मिसाल लें। इजिप्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने बुक में शुरू में इजिप्ट को डिस्कस किया। तो इजिप्ट के अंदर क्या है कि जो एलीट है, जैसे अभी सीसी है और उसके जो जर्नल्स हैं, जो जो उस कंट्री की जो अशराफी है, एक हद तक बदमाशी जो है वो जब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाएगी तो उसमें प्रोसेसेस डिफाइन जब करेगी तो अपने इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए करेगी। नो डाउट कि हुस्नी मुबारक की जो पर्सनल वेल्थ थी वो $70 बिलियन थी। अब आप कंपेयर करें एक जो जो इजिप्शियन एवरेज जो सिटीज़न है उसकी इनकम को अगर आप कंपेयर करें एक अमेरिकन एवरेज सिटीज़न से, तो वो उसके 12% है। यानी अगर अमेरिकन एवरेज सिटीज़न साल में, मिसाल के तौर पे साल में वो $1000 बनाता है, मिसाल दी है, तो इजिप्शियन जो है वो उसका 12% बना रहा है। अगर पर मंथ अमेरिकन 100 बना रहा है तो इजिप्शियन वही जो है वो $12 बना रहा है। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा कि हुस्नी मुबारक की जो पर्सनल वेल्थ थी वो $70 बिलियन थी। तो अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब उसमें एलीट होगी वो बनाएगी तो वो प्रोसेसेस भी अपनी मर्जी के बनाएगी, उसके बदले में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी वो भी मेक श्योर करेगी कि उस पर्टिकुलर एलीट के ग्रुप की नीड्स को ही वो पूरा करे। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आपस में लिंक्ड हैं, इनके दरमियान एक साइनर्जी है, दोनों एक दूसरे के साथ कंपेटिबल होते हैं। जैसे सियासी इदारे वैसे ही माशी इदारे होंगे। ये पहला पॉइंट है जिस पर मैंने जोर दिया है, और यही वो डिफ़ाइन करते हैं कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक आउटपुट कैसी होगी। अगर तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर एब्सोल्यूटिज्म है, मतलब उसमें चंद एलीट का रोल है, तो फिर एक माशी इदारे भी वैसे ही होंगे जो उनको फ़ायदा देंगे। और अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर प्लूरलिज्म है तो फिर जो मुआशी इदारे बनेंगे उसके लिए उन्होंने टर्म यूज़ की है इंक्लूसिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। तो वो फिर मेक श्योर करते हैं सबकी प्रॉपर्टी राइट्स सब चीज़ें, वो एक लेवल जो है वो प्ले ग्राउंड जो है ना वो सबको प्रोवाइड करते हैं, बराबर की सतह के ऊपर सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ये तो पहली चीज़ होगी इदारों से रिलेटेड। अब दूसरी जो चीज़ इन्होंने डिफ़ाइन की है वो ये कहते हैं कि इनको समझने के लिए कि किसी कंट्री के पास कैसे सियासी इदारे होंगे, आपको 200-300 साल उसकी हिस्टोरिकल डायनामिक्स को भी समझना पड़ता है किसी भी सोसाइटी की।
और इसमें इन्होंने मिसाल दी है मेक्सिको की। ये मेक्सिको स्पेन की कॉलोनी था, तो जब स्पेनिश वहाँ पर आए तो उन्होंने जो वहाँ पे इदारे जो वहाँ पे इस्टेब्लिश किए 16th सेंचुरी के अंदर, वो बिल्कुल एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे कि लोगों को बस पकड़ के उन्होंने माइंस में लगाया है, गोल्ड माइंस में, सिल्वर माइंस में, ताकि वो गोल्ड जनरेट करें और स्पेनिश जो है वो अपने कॉफर्स भरें और वहाँ से सारी दौलत वो पीछे स्पेन लेकर जाए। तो वो जो पैटर्न इस्टेब्लिश हो गया एक 16th सेंचुरी के अंदर, वो पैटर्न फिर कंटिन्यू कर रहा है आज तक मेक्सिको के अंदर जो है। हम अगर कंपेयर करें मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स की, तो वो कंपैरिजन आगे चल के इन्होंने एक सिटी को डिस्कस किया है और वो मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिकली जो हिस्टोरिकल डायनामिक्स हैं वो भी मैटर करती हैं, और क्या चीज़ें नहीं मैटर करती वो भी इन्होंने बताई हैं। जैसे फजूल किस्म की कुछ थ्योरीज होती हैं कि मिस्र इसलिए गरीब है या बांग्लादेश इसलिए गरीब है कि वहाँ क्या आबो हवा इस तरह की है कि वहाँ बारिशें कहीं ज़्यादा होती हैं, कहीं बारिशें बहुत कम होती हैं, कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं सर्दी ज़्यादा है। आज की दुनिया में ये चीज़ें मैटर नहीं करती। टेक्नोलॉजी को कॉपी करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है विल टू कॉपी इट। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएँ, हम ऑटोमन एम्पायर की बात करते हैं, अगर उसके बदले में हम ये देखें कि जो पुर्तगाल या स्पेन या नीदरलैंड्स की जो कॉलोनियल पावर्स थी, ये इनके पास जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब यहाँ पर आया तो जो टेक्नोलॉजी इनके पास थी वो टेक्नोलॉजी ऑटोमन एम्पायर के पास नहीं थी। इवेंचुअली वो फॉल बैक कर गई। तो ये फैक्टर को इन्होंने इसमें डिस्कस किया है कि इस तरह की बातें करना कि जियोग्राफी ऐसी है या कल्चर ऐसा है, ठीक है, उसकी कुछ हद तक इम्प्लीकेशंस होती हैं, लेकिन ये कहना कि इजिप्शियन जो है इनका कल्चर जो है वो वर्क एथिक्स अच्छे नहीं है इसलिए वो गरीब है मुल्क, या वहाँ के जो रूलर्स हैं वो वेल एजुकेटेड या वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है इसलिए वो गरीब है, ये सेकेंडरी चीज़ें और कुछ हद तक ये मैटर नहीं करती। जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि मुल्क पे काबिज कौन है और किस तरह के इदारे वहाँ पर पाए जाते हैं, और उसको समझने के लिए आपको तारीख में जाना पड़ता है। ये बेसिकली बुक का एक थीम था या एक फ्रेमवर्क था जिसके अंदर उन्होंने आगे भी जाकर चीज़ों को डिफ़ाइन की। फिर उन्होंने कुछ लोगों को कोट किया, जैसे इजिप्शियन रेवोल्यूशन के टाइम के ऊपर उन्होंने कोट किया नोहा हामिद। ये 24 साल एक लड़की हैं, ये जो है एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती थी कायरो में, और उनसे जब पूछा गया कि आप सड़कों पे क्यों निकले हैं, ये जो इजिप्ट के अंदर जो रेवोल्यूशन आया था, जो अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई थी 2011 में, तो वो उनके अल्फाज ये थे कि वी आर सफरिंग फ्रॉम करप्शन, ऑपरेशन एंड बैड एजुकेशन, वी आर लिविंग अमिड अ करप्ट सिस्टम विच हैज़ टू चेंज। सिस्टम को ब्लेम किया उन्होंने। फिर एक स्टूडेंट थे फार्मेसी के, मुसाब अल शामी, उनका जो ट्वीट था वो ये था, आई होप दैट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी विल हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड दैट universal freedoms are applied and that we put an end to the corruption that has taken over this country। तो वो भी एक 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 इलीट का जिक्र कर रहे हैं कि एक इलीट है बेसिकली जो काबिज है इस मुल्क के ऊपर, और उन्होंने करप्शन काफ़ी जनरेट की है जिसकी वजह से हम लोगों की जो कंट्री है वो गरीब है, या हम लोग गरीब हैं। हम लोगों को एक्सेस नहीं है इस चीज़ की तरफ कि हम अपनी काबिलियत को, अपने टैलेंट्स को, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अपने टैलेंट्स, अपने एम्बिशंस और इस तरह की चीज़ों को हम यूज़ कर सकें अपनी एजुकेशन को इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए, और कोई इंसेंटिव भी नहीं है ये करने में। एक और इन्होंने मोहम्मद अल बरादी, ये बेसिकली डायरेक्टर है, फॉर्मर डायरेक्टर है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, और उनका कोट उन्होंने उनकी एक बात कोट की है, ट्विटर से उनका ट्वीट को कोट किया है। वो ये कहते हैं कि तुनीसिया के अंदर रिप्रेशन प्लस एब्सेंस ऑफ सोशल जस्टिस प्लस डिनाइल ऑफ चैनल्स फॉर पीसफुल चेंज इज इक्वल टू टिकिंग बॉम्ब। एक और चीज़ जिसमें ये आगे जाके इन्होंने अपनी बुक में थोड़ा सा स्ट्रेस किया है वो ये है कि जब आप इदारे जो है वो मेक श्योर करते हैं, इस चीज़ को भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ये भी डिफ़ाइन करते हैं कि क्या पॉलिटिकल प्रोसेसेस होंगे जिनको फॉलो करके आप चेंज ला सकते हैं। मतलब कंट्री का प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सेनेटर है, कांग्रेसमैन है, जो भी है, आपने इसको चेंज करना है तो उसका कोई तरीका डिफाइन होगा। क्या इजिप्ट के अंदर या कॉन्गो के अंदर या सोमालिया के अंदर, या इवन अगर आप चाइना की भी बात करें या जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मोनार्कीज़ हैं, क्या वहाँ प्रोसेस डिफ़ाइन है कि आज अगर हमने मोनार्की को रिप्लेस करना है तो क्या तरीका है कि रिप्लेस करेंगे? वहाँ तलवार फैसला करेगी। अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें तो हिस्ट्री में ऐसे ही होता था। इवन इस्लामिक हिस्ट्री से अगर आप देखें, जब वो वाक़या हुआ है हज़रत मुआविया की खिलाफत जब आई है और हज़रत अली को जब अपनी खिलाफत लेनी थी, तो वहाँ पर भी इदारे डिफ़ाइन नहीं थे।
जहाँ पर बैठ के बात की जा सकती। तो इवेंचुअली तलवार ने ही फैसला किया कि कौन क्या करेगा, किसके पास क्या रहेगा। और बाकी जो स्टेट्स की हिस्ट्री रही है, इंडिया के अंदर आप देखें लोधी एम्पायर थी, तो जब लोधी एम्पायर वीक हुई है स्टिल लोधी इलीट या लोधी एरिस्टोक्रेसी जो थी वो तख्त से चिपकी हुई थी, वो मतलब छोड़ना नहीं चाह रही थी। तो बाबर की तोपें आई, तलवारें आई, बंदूकें आई, उन्होंने फैसला कर दिया कि बस अब हमारी बारी है, तुम गेट लॉस्ट हो जाओ। इसी तरह अगर आप देखें इंग्लैंड के अंदर, मतलब हर जगह पे तकरीबन ऐसी है। फ्रांस के अंदर जब रेवोल्यूशन आया 1789 के अंदर, तो बादशाह चिपका हुआ था तख्त से, और बादशाह के साथ जो बाकी एरिस्टोक्रेसी थी, जो एलीट थी, तो लोगों के डंडे और तलवारें और बंदूकों ने कहा कि बस तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया, अब तुम निकलो, अब हमारी बारी है। तो या तो रेवोल्यूशन डिफ़ाइन कर देगा, कोई ऐसी रेवोल्यूशन आएगा, खून खराबा होगा, वो डिफ़ाइन करेगा कि अब क्या होना, चेंज कैसे आनी है, या फिर कोई ऐसे प्रोसेसेस होने चाहिए और जो डिफ़ाइन करें कि पॉलिटिकल ट्रांजिशन कैसे होगी। तो अगर मैं समराइज़ करूं इस बुक के प्रेफेस के अंदर जो बयान किया गया है, तो वो बेसिकली ये है कि गुर्बत का जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, उसको एक्सप्लेन करती हैं ये 3-4 चीज़ें। पहली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, दूसरी चीज़ है पॉलिटिकल प्रोसेसेस, मतलब जो मेक श्योर करें कि चेंज जो है वो कैसे होगा, पॉलिटिकल ट्रांजिशन कैसी होगी, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, और पिछले 300, 400, 500 साल की तारीख भी जो है वो भी मैटर करती है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो पिछले 300, 400 सालों से ही उसी सर्कल के अंदर वो घूमी जा रही हैं। क्योंकि जब एक चीज़ डिफ़ाइन हो जाती है और प्रोसेसेस क्लियर नहीं होते, तो फिर इसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। तो नेक्स्ट एपिसोड जो है वो मैं कमिंग थर्सडे फ्राइडे, कल वाला नहीं, यानी कमिंग थर्सडे और जो फ्राइडे होगा उसके ऊपर मैं नेक्स्ट एपिसोड रिलीज़ करूँगा। उसमें इस बुक में से जो पहला चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें उन्होंने मिसाल दी है नोगलेस की, ये एक अमेरिकन सिटी है, इसका आधा पार्ट अमेरिका के अंदर है, अमेरिका की जो साउथ में एरिज़ोना स्टेट है वहाँ पर है, और बाकी का आधा पार्ट मैक्सिको के अंदर है। तो दोनों के लिविंग स्टैंडर्ड में फ़र्क क्यों है? हालांकि तारीख में ये एक ही शहर रह चुका है, लेकिन बाद में जब ये अमेरिका का पार्ट बना तो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, और जो मैक्सिको में रहने वाले लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, और कैसे ये डिफरेंस एक्सप्लेन करती हैं वो सारी बातें, वो पॉइंट्स जो इन्होंने बताए हैं वो एक्सप्लेन करेंगे इन डिफरेंसेस को। तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।